নমস্কার, মই মনোজ্ঞা লোইওয়াল। আমার লাগত আছেন माननीय केंद्रीय मंत्री खर्बानंद खोनवाल डांगरिया। ये मैंने आपको अखमिया में बताया, लेकिन अब दोबारा हिंदी में बता देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल और मेरे साथ आज हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। स्वागत है आपका सर्वदा। कैसा है आज नाश्ते पे हमारे लिए, क्या क्या है रखा आपने? ये वेरी सिंपल नाश्ता आपके लिए। यहाँ खुला सपरे पिठा, ये जो है खुला सपरे पिठा, और यहाँ सूजी है और बाकी ये फल है, तो बिस्किट्स है और बस हमारे ब्लैक टी, लाल चाय। लाल चाय ये बहुत मशहूर है हमारे लिए, क्योंकि ये जो हमारे परंपरा में, जीवन पद्धति का परंपरा में ये भी एक अविच्छेद्य अंग है। असम तो आप तो चाय बगानों से ही आते हैं, वहीं की राजनीति से शुरू किया है। मैं तो बगान की पास से ही मेरा जन्म हुई है, और हमारे खारजन लाइक टी स्टेट हमारे पड़ोसी है, और बचपन से ही चाय बगान के साथ ही मैं मतलब हमारे मजदूर भाइयों के मतलब जो बेटा बेटी उनकी साथ ही में बड़े हुई, और हमारे बहुत सुनहरा मतलब यादगार बसा हुआ है। ये रहेगा जीवन भर। तो आज जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, इसमें असम की खुशबू कैसे आ रही है? खुशबू तो आप देख, खुला सपरे पीठा, ये तो असम का ही। ये पीठा बिहू के आसपास बनता है, और मैं अगर आपसे ऐसे भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साल भर बनता है, लेकिन बिहू में सबसे ज्यादा इसकी मिठास होती है। आपने जो पहना है सर्वदा, वो भी तो मुगा सिल्क है, पहचान है वो असम की, वो उसके बारे में बताइए मुझे। ये हमारे जो वेवर है, जो ये स्वाभिमान का प्रतीक है, तो ये हमारे असम में ही बनता है, और इससे मतलब हमारे वेवर्स की, हमारे महिलाओं की, उनकी सशक्तिकरण की एक नमूना है, और उनकी जो भी उनकी व्यक्तित्व में जो भी शक्ति है, जो उनकी कल्पना है, इन चीज़ों को भी वो मूल्यांकन करते हैं। ये गमछा भी मैंने पहना है। मैं असम की रिपोर्टिंग भले ही मैंने अभी कम कर दी हो, दिल्ली आ गई हूँ, लेकिन असम मेरे साथ चलता जरूर है। जरूर, बहुत अच्छा लगा आपने मनोज्ञा जी गामूछा आपने लगाया है, तो मुझे लगता है कि ये भी हमारी सांस्कृतिक परंपरा के बहुत बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक है। तो जब आप स्वाभिमान की बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब असम और मणिपुर जाते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है पूर्वोत्तर भारत के लोगों को? अगर हकीकत बताऊं, ये दुनिया जानती है, नॉर्थ ईस्ट को लगभग 7 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 ईयर्स, यानी कि 6 डिकेड्स। इतनी लंबे समय राज करने का बावजूद नॉर्थ ईस्ट को देश के अंदर जगह नहीं दिया उन्होंने। विकास की बात तो छोड़िए, पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, तब से निरंतर ए फॉर असम, नॉर्थ ईस्ट देश के अष्टलक्ष्मी है, नॉर्थ ईस्ट देश के विकास की इंजन है। एनी नॉट फॉर नॉर्थ ईस्ट, एनी का मतलब है न्यू इंजन फॉर इंडियाज ग्रोथ। इतनी बड़ी इज्जत और हमें हौसला दी, दिशा और दर्शन दी। दौरे से कुछ बदलता है? कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप सिर्फ दौरे करते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता बीजेपी के शासन में। देखिए क्या नहीं बदला, हर प्रदेश में सड़क बना, पुल बना। आप अरुणाचल प्रदेश पहले क्या होते थे, उनको एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए असम होके जाना पड़ता था। उनके विद इन द स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए उनका पास कोई सड़क व्यवस्था थी नहीं। लेकिन आप देखिए, आज जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, मिजोरम जाइए, सिक्किम जाइए, नागालैंड जाइए, मेघालय जाइए, एनी पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आप जाइए, क्या आधुनिक सड़क व्यवस्था खड़ा हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट को दिल में मोदी जी ने जगह दी है, दिल में जगह दी है, भक्ति भावनाओं से सेवा की है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत मोदी जी के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि अगर मोदी जी पूर्वोत्तर भारत जाते हैं और राइनोज और काजीरंगा में जाते हैं, तो वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं? आपको लगता है इस बात में कोई सच्चाई है? अब देखिए, मोदी जी काजीरंगा चले गए,
ग्लोबली काजीरंगा को शोकेस की है। यानी कि अब काजीरंगा को जिस हिसाब से मोदी जी ने मान्यता दी है, फोकस की है, इसके वजह से काजीरंगा ग्लोबल ब्रांडिंग हो चुके हैं। और आप देखिए काजीरंगा में देश और विदेश से पर्यटक का संख्या कैसे वृद्धि हो रहा है। राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा शुरू की और कहा कि बीजेपी सुरक्षा देने में आदिवासियों को और महिलाओं को विफल है और मणिपुर उसकी एक तस्वीर है। कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी बड़ी उन्होंने अन्याय किया है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की लोगों को सुरक्षा देने का बात तो छोड़िए, उनके कार्यकाल में हर महीना दंगा हंगामा, बम ब्लास्ट, किडनैपिंग, लूटिंग और उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दी थी। तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट अशांति का माहौल था नॉर्थ ईस्ट में, और कोई इन्वेस्टर नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर्यटक भी नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। इसका मूल कारण थे कि कांग्रेस का कार्यकाल में लोगों का कोई सुरक्षा व्यवस्था थे नहीं, असुरक्षित रहे। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है। मणिपुर की घटनाओं को आपको लगता है कि सरकार की विफलता है उसमें? क्या बीजेपी इसको बेहतर हैंडल कर सकती थी? क्योंकि पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने भी लिखा था कि ये गलत हो रहा है। हमारे बीजेपी ने तो संभाला सारी परिस्थिति को। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये पुरानी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसको बहुत तरीका से बीजेपी सरकार ने संभाला, तो इसलिए फिर मणिपुर में शांति वापस आए। देखिए आप आपसा अधिकतर जिले से उसको विड्रॉ की गई है, अधिकतर प्रदेश से। कारण क्या है? शांति वापस आई है। जो भी अलगाववादी थे ये लोग भी अब हथियार छोड़ दिए हैं और उन्होंने भी मेन स्ट्रीम में शामिल हुई है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आतंकवाद को और उग्रवाद को पूर्वोत्तर में बढ़ावा देती थी? निश्चित रूप से। कांग्रेस के कार्यकाल में इतना घटना क्यों होती थी? कांग्रेस ने क्या क्या कदम उठाया उसको? केंद्र और राज्य सरकार दोनों उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देते थे। क्यों? उसका कारण था वो सत्ता में रहे और नॉर्थ ईस्ट कमजोर रहे। नॉर्थ ईस्ट कमजोर होने से वो अपनी सत्ता में अपना सभी बनाए रखे। वो नहीं चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट का विकास हो। सर्वदा असम और मिजोरम के बॉर्डर पर पुलिस फायरिंग बीजेपी के कार्यकाल में हुई है। अरे उसका पहले हमारे अलग अलग प्रदेश की सीमा को लेकर कितने बड़े विवाद थे, आपको भी मालूम है, बीच में होते रहते थे कांग्रेस का कार्यकाल में। आप देखिए कितना शांत हो गए। अब मिजोरम का साथ भी असम का रिश्ता मजबूत हुई, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो। आप देखिए इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की हर सरकार को मदद की है। कांग्रेस कहती है कि आपके पास एक जादुई छड़ी है और अपने सत्ता में रहने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं और पूर्वोत्तर में पूरे के पूरे राज्य में विधायकों के साथ सबको ले आते हैं अपनी पार्टी में। सरकार तोड़ते नहीं है, सरकार गिरा के बना लेते हैं। देखिए हमारे विकास की राजनीति है, सिर्फ सत्ता में रहने का राजनीति नहीं है मनोज्ञा जी। अब विकास कैसे हुई है मैं हजारों उदाहरण आपका पास पेश कर सकता हूँ। आप तो पोर्ट्स एंड शिपिंग के भी केंद्रीय मंत्री हैं, आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या बदल दिया है? उन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया कांग्रेस ने। हमारे जलमार्ग को कभी भी उन्होंने ना अध्ययन किया ना अनुसंधान किया। इसकी वजह से उनका पास ज्ञान थे नहीं। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सही मायने में अध्ययन भी किए है, अनुसंधान भी की है। इसकी वजह से 2014 में आप देखिए उसके पहले नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 2 राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करते थे। आप 2 से लेकर आप 18 तक उसका बढ़ोतरी में हुई है, 9 गुना हो गए हैं। हाँ, तो साथ साथ में कार्गो मूवमेंट पांडु से पटना तक, कलकत्ता से पांडु तक और कलकत्ता से धनसिरी तक अब कार्गो मूवमेंट स्मूथली होने लगा है। तृणमूल कांग्रेस के चीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी की सरकार में उन्हीं को प्रोजेक्ट मिलता है जो बड़े उद्योगपति हों। क्या पोर्ट और इस पर भी जिस तरह के आरोप लगे हैं,
कि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास बड़ा काम है या जो बड़े उद्योगपति हैं? बीजेपी फेवर करती है उनको क्या? हमारा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। वी इनवाइट द टेंडर, ग्लोबल टेंडर, whoever participate and as per merit, everything is awarded. यहाँ कोई ऐसा, वो शायद उन लोगों का बीच में हो सकता है ऐसा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में हमेशा एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आयुष मंत्रालय के आप मंत्री हैं। मंत्रालय ही नहीं था कुछ वर्षों पहले। किस तरह से आपके इस मंत्रालय ने मेडिसिन को देश में चेंज किया है? खास तौर से आयुष के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आयुष क्या करता है और कितना बड़ा चेंज कर दिया है इस मंत्रालय ने। आपने सही बताया। अप टू 2014 तक आयुष एक विभाग हुआ करता था, मामूली से विभाग हुआ करता था, तो लोगों का बीच में इस विषय पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती थी। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए पहला कदम एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय गठन किया, बजट का बढ़ोतरी की और एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस के सिलसिले में उन्होंने मंत्रालय को निर्देश दी। इसके लिए जो भी हमारी इकोसिस्टम डेवलप करना जरूरी है देश भर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके लिए उन्होंने कहा मंत्रालय को आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दी है और उन्होंने निरंतर इस मंत्रालय को, इस विभाग को आगे बढ़ाने का जो काम की है, इसकी वजह से आयुष का हर सिस्टम, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सौहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी। अब कोलकाता में देखिए, पर डे फुटफॉल 3500 प्लस, वन ऑफ द टॉलेस्ट इंस्टीट्यूशन is happening because of the inspiration and support extended by Honorable Prime Minister Narendra Modi. जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में ऐसा होता है कि किसी को नहीं पता होता कि कौन मंत्री रहेगा और कौन संतरी बनेगा। क्या ये बात सच है कि किसी को पता नहीं होता है कि कब टिकट मिलेगी, किसको मिलेगी और क्या काम सौंपा जाएगा? देखिए, बीजेपी देश के लिए समर्पित है, इसलिए बीजेपी जो भी निर्णय लेती है पार्टी देश के लिए लेती है, देश के हितों के लिए लेती है, दायित्व बनता है। सर्बानंद सोनोवाल का वर्तमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा है, वो मेरा भाई समान है। मैं तो उनको हर कामों में उनको विशेष रूप से उनको उत्साहित करता हूँ। एंड व्हाट एवर सपोर्ट ही इज लाइक ऑलवेज लाइक सीकिंग, एंड आई एम ऑलवेज एक्सटेंडिंग हिम बाय हार्ट, बिकॉज वी आर टू वर्क टुगेदर, वी आर ऑल फ्रॉम बीजेपी। 16 से 21 तक आप मुख्यमंत्री रहे, 21 से बाद वो मुख्यमंत्री हैं। कार्यकाल दोनों के कैसे आंकते हैं? कितने नंबर देंगे आप 16 से 21 में असम के काम को और 21 के बाद असम के काम को बतौर मुख्यमंत्री? नंबर देने का काम मेरा नहीं है, ये जनता का है। हम तो काम करने वाला है, मजदूर है, आप मान लीजिए। मजदूर है असम के मजदूर हैं आप। या ऑफ कोर्स, लाइक ना, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने देशवासियों को समर्पित भावना से सेवा की है, तो हम भी तो एक सेवक है। देश में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपको असम का नायक कहा जाता है। कौन सी लड़ाई जीती थी आपने, वो जरा बताइए। वो तो जो IMDT इलीगल डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983, जो कांग्रेस ने गैर कानूनी ढंग से असम में उसको इम्पोज की थी, सिर्फ असम स्पेसिफिक थी। ये कानून हमारे देश के खिलाफ थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक मतलब कानून उन्होंने रचना की थी। तो इसके लिए, इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई शुरू हुई, 6 साल हमने लड़ाई की, असम की जनता ने मुझे सपोर्ट दी है और बस 6 साल लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि ये इस कानून को स्क्रैप करना चाहिए और इसकी वजह से बस इस कानून को हटाया गया है। जितनी आसानी से बताया, ये उतनी आसान लड़ाई थी नहीं, वो तो है। कई दशकों की लड़ाई लड़ी है आपने। हाँ, ये नहीं, मेरा कानूनी लड़ाई ये तो 6 साल का था, 2000 से 2005 तक। उसके बाद भी उन्होंने फिर से एप्लीकेशन पिटीशन की, तो फिर से लड़ाई हुई। 3 बार इस विषय पर विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आए। तो मतलब कांग्रेस, देखिए, इस IMDT एक्ट से आप कांग्रेस की जो भी
काम करने का तरीका असम और नॉर्थ ईस्ट, आप इससे सही ढंग से आप उसको पढ़ सकते हैं। ये तो कांग्रेस ने जो अन्याय की है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात विषय को बड़े ढंग से रखी है। ये तो भयंकर एक कानून थे। अभी भी आप काफी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, एक्सरसाइज रोज करते हैं हाँ, नियम वो तो से? है, मैं करता हूँ पक्का एकदम। सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या रहती है दिनचर्या? हाँ, मैं तो भाई आप मान लीजिए तो 5:30 before 6 I get up, and this is my routine work every day, like because since the time of my college days I used to do. आपसे मेरी असम में जितनी मुलाकात हुई है उसमें से दिल्ली में थोड़ा अंतर रह गया है। हाँ, ये तो शायद काम की वजह से आप भी व्यस्त रहते हैं, और आप तो असम, आपकी मुझे लगता है कि आपका असम के बारे में आपका पास जो ज्ञान है, जो आपका पास जानकारी है, बहुत लोगों का पास वो है नहीं, क्योंकि 20 साल से आप असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए आप काम करते आए हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा आपका पास जानकारी है, लेकिन हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर्वदा। और इस बार चुनावी मैदान में फिर मुलाकात होगी जल्द। फिलहाल कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना और हेमंत सूद के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।